आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के एक ऐसे कदम के बारे में जिसको रूस ने देर से ही सही पर उठा लिया है। और अब भारत जिस चीज का कई सालों से इंतजार कर रहा था वो चीज भी अब रूस ने पूरी कर दी है। पहली बार दुनिया के सामने रूस ने SU-57 फैलेंट का ट्विन सीट वेरिएंट सामने रखा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे भारत को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। अब ये सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसा एयरबॉर्न कमांड सेंटर होगा जो ड्रोन स्वॉर्म, लॉयल विंगमैन अनमैन एयर व्हीकल और भविष्य की AI आधारित जो एयर वॉरफेयर है उसको कंट्रोल भी करेगा। तो क्या भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा? क्या ये भविष्य का SU-30 MKI बनने वाला है? और आखिर रूस अचानक भारत को इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहा है? आज के इस वीडियो में हम ट्विन सीट SU-57 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से समझेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या रूस ने देर कर दी, क्या भारत पहले ही इस प्रोग्राम में था और भारत ने कभी खुलकर अपना अपना जो जिक्र है वो नहीं किया। तो बहुत सारी नई चीजें हैं जो आपको इस वीडियो में सुनने को मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि ये नया SU-57 है क्या। अब SU-57 को लेकर हम सब इतना तो जानते हैं कि एक रशियन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि नई पीढ़ी का विमान है। इसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है और ये रूस का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह स्टेल्थ कैपेबिलिटी प्रदान करना, सुपीरियर मनूवरबिलिटी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी, एडवांस सेंसर्स और एयर सुपीरियरिटी मिशंस को पूरा करना। यह विमान अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II को टक्कर देने के लिए रूस ने बनाया था। SU-57 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मनूवरबिलिटी, जो आमतौर पर आपको रशियन फाइटर जेट्स में देखने को मिलती है और वो एक्सेप्शनली बेहतरीन होती है। इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स दिए गए हैं जिसकी वजह से ये बेहद खतरनाक एयर कॉम्बैट मूव्स कर सकता है जो दूसरे विमानों के लिए लगभग नामुमकिन होते हैं। अब तक SU-57 एक सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन में ही देखने को मिलता था, लेकिन हाल ही में रूस ने इसका ट्विन सीट वेरिएंट दिखाया है जिसमें पीछे तरफ हमें दूसरी सीट भी देखने को मिल रही है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होगा। शायद आप गलत हैं, क्योंकि इसकी असली वजह जो है और असली कहानी जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। रूस अब भविष्य के युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जहां पर सिर्फ एक फाइटर जेट ही युद्ध नहीं करेगा बल्कि उसके साथ कई AI आधारित ड्रोन, जिसको आप लॉयल विंगमैन कहते हैं, ये भी उड़ान भरेंगे। और इन्हें कंट्रोल करने के लिए दूसरी सीट पर ज़रूरी हो जाता है एक ऑफिसर का बैठना, जिसको हम वीजो या वेपन सिस्टम ऑफिसर कहते हैं। रूस का ये नया SU-57 ड्रोन कमांडर है और इसको ड्रोन कमांडर के तौर पर ही ट्रीट किया जा रहा है। मतलब ये विमान हवा में उड़ता हुआ एक ड्रोन कंट्रोल सेंटर होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि एक SU-57 दुश्मन के इलाके में प्रवेश करता है और उसके साथ 4 से 6 जो स्टेल्थ ड्रोन है वो भी उड़ान भर रहे हैं। दृश्य की कल्पना कीजिए। अब ये ड्रोन क्या कर सकते हैं? ये एनिमी रडार को डिटेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं, मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, सुसाइड ड्रोन मिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर डिकॉय ऑपरेशन में खुद की पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे सिस्टम को एक पायलट संभाले ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। उसके ऊपर वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। पहली बात तो यह है कि वो एक कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में है। उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो खुद को सेफ रखे और विमान को सेफ रखे। और जब वो इतने प्रेशर, इतने स्ट्रेस में काम करेगा तो वो इन ड्रोन्स को कब कंट्रोल करेगा? और यहीं से ट्विन सीट वेरिएंट का जो रोल है वो आपको समझ में आएगा। इसीलिए पीछे बैठा जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है वो कहेगा, भाई तुम जहाज उड़ाओ, बाकी का काम मैं देख लेता हूँ। वो ड्रोन कोऑर्डिनेशन करेगा, सेंसर फ्यूजन, टारगेट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वेपन सिस्टम संभालेगा। ठीक उसी तरह से जैसे भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI फाइटर जेट्स में होता है, जहाँ पर पायलट विमान को उड़ाता है और पीछे सीट में बैठा जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है वो मिशन एग्जीक्यूशन पर ध्यान देता है। अब भारत की भी एंट्री यहीं पर होती है। असल में इसको डिफेंस एक्सपर्ट्स और जो मिलिट्री वॉचर्स हैं वो ये सोच के देख रहे हैं कि रूस ने कहीं ना कहीं भारत को ऑफर करने के लिए, भारत को इम्प्रेस करने के लिए इस वेरिएंट को विकसित किया है, क्योंकि शुरुआत में रूस की ऐसी कोई योजना नहीं थी। असल में भारत काफ़ी पहले ही ट्विन सीटर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में रुचि दिखा चुका है। भारत ने जब FGFA प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो वहां पर SU-57D वेरिएंट की बात की गई थी जो ट्विन सीटर वेरिएंट था। हालांकि भारत ने खुद को बाद में इससे बाहर भी कर लिया था। तो FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जब भारत का चल रहा था तब भारत ने रूस से ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन की मांग करी थी। भारतीय वायुसेना SU-30 MKI के अनुभव से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि दो पायलट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लंबे मिशनों में बेहद उपयोगी साबित हुआ है भारत के लिए।
एक पायलट जहां उड़ान संभालता है, तो वहीं वीजो यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर मिशन और हथियार कंट्रोल रखता है। और अब रूस SU-57 में भी यही कॉन्सेप्ट लागू कर रहा है। तो क्या भारत SU-57 खरीदेगा? एंड ऑफ द डे आपका क्वेश्चन यही है। देखिए, यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि भारतीय वायुसेना इसको खरीदेगी या नहीं। देखिए, इस समय इंडियन एयरफोर्स के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। पहली है फाइटर स्क्वाड्रन की कमी। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या लगातार कम हो रही है। चीन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। चीन बड़ी संख्या में पहले ही J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को डिप्लॉय कर रहा है और अब J-20 ट्विन सीटर वेरिएंट पे भी सामने आ चुके हैं। वहीं एमका प्रोग्राम भारत का जो है इंडिजिनस प्रोग्राम, इसको आने में एक लंबा समय अभी लगने वाला है। अभी ये अपने विकास चरण में है। अभी ऑपरेशनल इसके डिप्लॉयमेंट में एक लंबा अरसा गुजरने वाला है और कई साल लगने वाले हैं। तो ऐसे में SU-57 एक टेम्परेरी सोल्यूशन भारत के लिए बन सकता है। और अगर ये विमान आता है तो भारत को इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जी हाँ, सबसे पहला फायदा तो होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। रूस भारत को कई टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन हो गया। भारत में अस्त्र मिसाइल, रुद्रम मिसाइल और ब्रह्मोस NG जैसे हथियारों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा लोकल प्रोडक्शन का भी एक बड़ा बेनिफिट भारत को मिलेगा। संभव है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में ही इसका निर्माण करे और ड्रोन वॉरफेयर का जो एक्सपीरियंस रहा है भारत का, भारतीय वायुसेना को ड्रोन स्वॉर्म ऑपरेशन का अनुभव मिलेगा इससे, और भारत की बहुत सारी समस्याओं का ये समाधान बनकर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ट्विन सीट वेरिएंट आ गया तो सारी समस्याएं भी खत्म हो गई। हर चीज़ के सिर्फ फायदे ही नहीं होते हैं, कुछ समस्याएं भी होती हैं। अभी भी SU-57 में कुछ कोर प्रॉब्लम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाना बाकी है। वो है इंजन इशू। SU-57 का इंजन अभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं माना जाता है। SU-57 के स्टेल्थ पे भी सवाल हमेशा उठते रहते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटी F-22 या F-35 जितनी एडवांस नहीं है। वहीं भारत के इस प्रोग्राम पर सैंक्शन लगने के खतरे हमेशा हैं। रूस पर इस समय पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हुए हैं। इससे स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं भारत ये नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसा प्रोग्राम एक्वायर करे जिसमें भारत को भी सैंक्शन झेलने पड़े। तो भारत के सामने समस्याएं बहुत सारी हैं। हालांकि इस समय चीन और अमेरिका इस समय ज़्यादा चिंतित हैं SU-57 को लेकर। देखिए, अगर भारत SU-57 का ट्विन सीटर वेरिएंट लेता है तो एशिया में एयर पावर बैलेंस बदल सकता है। चीन पहले से J-20 विकसित कर चुका है और 6th जनरेशन फाइटर जेट को टेस्ट कर रहा है। वही अमेरिका जो है लॉयल विंगमैन ड्रोन प्रोग्राम पर काम कर रहा है। और ऐसे में अब रूस भी ड्रोन कमांडर कॉन्सेप्ट लेकर आया है। यानी भविष्य की लड़ाइयाँ सिर्फ फाइटर वर्सेस फाइटर की नहीं होंगी, बल्कि AI, ड्रोन स्वॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक जो कॉम्बैट है, इन सब का मिश्रण होगी। और इसीलिए अमेरिका और चीन दोनों इस प्रोग्राम को ट्रैक कर रहे हैं। तो रही बात भारत की, तो भारतीय वायुसेना की आपको प्रतिक्रिया याद दिला दें। इंडियन एयरफोर्स ये क्लियर कर चुकी है कि पहले इंडियन एयरफोर्स के पायलट इस विमान को उड़ाएंगे, उसके बाद वो अपना इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करेंगे, तब जाकर जो अंतिम फैसला है वो भारत सरकार लेगी। अब ये डील कब तक साइन होगी, कब होगी भी या नहीं, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब आसार सभी ये इंडिकेट करते हैं कि रूस हर तरीके से भारत को इस समय अपने SU-57 प्रोग्राम में इनवाइट करने का प्रयास कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को ये फाइटर जेट अब लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।